हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षाद अली। यूपीपीएससी के द्वारा समीक्षा अधिकारी 2016 की पुनः परीक्षा 20 सितंबर को कराई जानी है, जिसके लिए आरओ का मॉडल पेपर आप सेकंड देख रहे हैं। पहले मॉडल पेपर में हमने साल 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने मॉडल पेपर 1 में डिस्कस किया था। आगे के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। वीडियो को कर दीजिए आप लाइक। और पहला सवाल देखिए आज का। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? इनमें से कौन सा आपको बताना है फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है? पहले समझेंगे भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज होता क्या है, उसके बाद अपने आंसर की तरफ हम बढ़ जाएंगे। मान लीजिए आपके पास कोई भी पदार्थ हो सकता है, XYZ कोई भी सब्सटेंस उठा लीजिए। इस सब्सटेंस पर आपने कोई एक प्रोसेस अप्लाई किया, या फिर इस पर आपने क्या किया, इस पदार्थ पर ऐसी कोई क्रिया की जिससे इसकी अवस्था चेंज हो गई। पदार्थ वही रहा लेकिन इसकी अवस्था अभी आपको ऐसा दिख रहा था, लेकिन इस पर एक प्रोसेस, एक क्रिया के फलस्वरूप ये ऐसा दिखने लगा। तो एक अवस्था से, किसी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना कहलाता है क्या? फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन। इसमें पदार्थ अभी भी वही है सेम, यहाँ भी पदार्थ वही है सेम, यानी पदार्थ नहीं बदलता है, कोई नया पदार्थ इसमें नहीं बनता है। एक पदार्थ को हमने दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसी को अगर हम कहें, ये क्या है, मान लीजिए एक ये बर्फ का टुकड़ा है। ये जब तक फ्रीज में रखा है, ये बर्फ का टुकड़ा है, इसको बाहर निकाल लिया आपने फ्रीज से, तो जब तक ये बर्फ है तो ये सॉलिड है। जब इसको आप रूम टेम्परेचर पर रख देंगे, 24 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस पर आप रख दीजिए इसको बाहर निकाल करके, ये अपने आप पिघल कर क्या बन जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? फिर पानी, लिक्विड में बन जाएगा। सॉलिड से किस फॉर्म में आ जाएगा? ये लिक्विड में। यानी यहाँ पर भी ये बर्फ पानी ही तो है। बर्फ क्या है? पानी की ही एक फॉर्म तो है। और जो ये पानी है, अभी भी दोनों जगह एक है। यानी हमारे पास जो सब्सटेंस है, पदार्थ है, अभी सेम ही है, लेकिन उनकी जो अवस्थाएं हैं, उनकी जो स्टेट है, जो फिजिकल अपीयरेंस है, वो चेंज हुई है। भौतिक स्वरूप यानी जो जैसा वो दिखता है, वो दिखने से अब दूसरी तरह का दिखने लगा, लेकिन पदार्थ अभी भी वही है। तो ये होते हैं क्या? फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल क्या होंगे? तो इसमें जैसे फ्रीजिंग है, ठीक है, जमना, फ्रीजिंग है या बॉइलिंग है या मेल्टिंग है, ये तीनों क्या है? फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है। अब यहाँ ऑप्शन में चेक करिए आप। अगर हम लास्ट ऑप्शन को देखें, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सब्लिमेशन। उदरपातन को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पदार्थ जो है सॉलिड अवस्था से क्या होता है? सॉलिड अवस्था से क्या है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये गैसियस फॉर्म में। तो ये क्या होता है? सॉलिड, किसी पदार्थ का सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में बदल जाना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन या उदरपातन। तो ये क्या है? ये एक फिजिकल चेंज है। हमने बताया था यहाँ सिर्फ अवस्था चेंज हुई है, कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ है। और ऐसे ऐसे चेंजेस जिनमें एक पदार्थ पर कोई प्रोसेस या प्रक्रिया जब हम लगाते हैं, कोई क्रिया, अगर वो जो है नए पदार्थ में बदल जाए, तो वो कहलाते हैं हमारे केमिकल चेंजेस, यानी रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदरपातन या सब्लिमेशन एक भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, याद रखेंगे। और बाकी क्या है? ये केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं, ठीक। तो फिजिकल चेंजेस का एग्जाम्पल क्या होगा? सब्लिमेशन। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर आज का सेकंड है, मस्टर्ड गैस का रासायनिक नाम क्या है? आपको बताना है जो मस्टर्ड गैस होती है, इसका केमिकल नेम क्या है? मस्टर्ड गैस का केमिकल नेम आपको बताना है यहाँ पर। तो इससे जुड़े हुए दो सवाल आपके एग्जाम में आते हैं मस्टर्ड गैस से। एक आता है कि वर्ल्ड वॉर 1 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें किस गैस का इस्तेमाल किया गया था रासायनिक शस्त्र के रूप में, केमिकल वेपन के रूप में? किस गैस का इस्तेमाल किया गया था वर्ल्ड वॉर 1 में या प्रथम विश्व युद्ध में? तो आंसर होगा मस्टर्ड गैस। याद रखिएगा, मस्टर्ड गैस को वर्ल्ड वॉर 1 में इस्तेमाल किया गया था एज अ केमिकल वेपन, रासायनिक शस्त्र के रूप में। और इसका आपको रासायनिक नाम बताना है। तो इसका रासायनिक नाम होता है डाईक्लोरो डाई इथाइल सल्फाइड। याद रखिएगा, डाईक्लोरो डाई इथाइल सल्फाइड मस्टर्ड गैस का रासायनिक नाम है। और साथ ही आपसे इसका फॉर्मूला भी पूछ सकता है। तो इसका फॉर्मूला होगा, केमिकल फॉर्मूला C4H8 C4H8 Cl2
एस, ये इसका रासायनिक सूत्र है या केमिकल फॉर्मूला है और ये इसका केमिकल नेम है। तो इसका आंसर आप कर पाएंगे आप आसानी से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो बौने रह जाते हैं और जो मक्का का प्लांट होता है इसमें सफ़ेद कली नामक रोग हो जाता है। ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स रिमेन ड्वार्फ एंड वाइट बर्ड डिजीज इज कॉज्ड इन मेज। तो इसको वाइट बर्ड बोलते हैं, सफ़ेद कली वाला जो रोग है ये किस पोषक तत्व की कमी की वजह से होता है। अगर पौधों में देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पौधों में किसी पोषक जो पौधे बौने रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, उनमें जो कमी होती है वो जिंक की होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जिंक की कमी की वजह से, जस्ती की कमी की वजह से जो है ये पौधे बौने रह जाते हैं। और मक्का में जो सफ़ेद कली नामक रोग होता है वो इसी की डेफिशिएंसी यानी जिंक की कमी की वजह से ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कुषाण शासकों में से किस एक ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। इनमें से किसने टाइटल एज्यूम किया था महेश्वर का कुषाण वंश में, कुषाण रूलर्स में। तो ये नाम आप याद रखेंगे, ये था कौन, विम कटफिसिस। विम कटफिसिस द्वितीय ने एज्यूम किया था। द लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड, ये टाइटल यानी महेश्वर की उपाधि किसको मिली हुई थी, विम कटफिसिस सेकंड को। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इसमें कहा गया है गौतम बुद्ध के संबंध में कौन से कथन, कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर ठीक हैं। तो गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स थी, जो उनकी शिक्षाएं थी, उनके बारे में दिए गए हैं। तो पहला है इसमें, वे आत्मा में विश्वास करते थे। ही बिलीव्ड इन सोल, ये गलत है, आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। वे कर्म में विश्वास करते थे, बिलीव्ड इन कर्मा, बिल्कुल ठीक है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, बिल्कुल ठीक है। और ईश्वर की सत्ता में विश्वास वो नहीं करते थे, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में, देखिए आप सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये ठीक रहेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है मैचिंग वाला। इसमें एक तरफ समिति और आयोग दिए हुए हैं और ये आयोग या ये समितियाँ किस कार्य के लिए बनाई गई हैं आपको बताना है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। खुसरो समिति की बात करें तो खुसरो समिति जो है ये एग्रीकल्चर और जो रूरल क्रेडिट होता है इसी से संबंधित थी ये तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये खुसरो समिति जो है कृषि और ग्रामीण ऋण से संबंधित थी ये। और दंतेवाला समिति, अगर बात करें सेकंड की, दंतेवाला समिति ये प्रतिभूति घोटाले से संबंधित नहीं थी, तो ये गलत हो जाएगा मैचिंग इसका। इसका आंसर होगा ये गरीबी से संबंधित थी। ऑप्शन में आपको मिलेगा, अलग से भी सेपरेटली पूछ ले तो गरीबी सी यानी पॉवर्टी से, या अगर ये ना मिले ऑप्शन में तो आपको ये बेरोजगारी से संबंधित। ठीक है, तो इतना आप इसमें कर पाएंगे। और ये 1969 में आई थी समिति। अगर हम बात करें मल्होत्रा समिति की, तो ये बीमा सुधारों से संबंधित है समिति, और महाजन समिति चीनी उद्योग से है। तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आप सेलेक्ट कर लेंगे, ये इसमें मैच नहीं है। अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का भाग नहीं है। इसमें आपको बताना है इनमें से कौन सा फिस्कल पॉलिसी, इसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी का पार्ट नहीं है। तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका, फिस्कल पॉलिसी का पार्ट कौन सा नहीं होता है, ब्याज दर नीति। इसको बोलते हैं ब्याज दर नीति, यानी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जो है ये फिस्कल पॉलिसी के भाग नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन में एडिशनल ये भी पूछ सकता है कि फिस्कल पॉलिसी को बनाता कौन है। ये भारत सरकार के द्वारा बनाई जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। राजकोष की नीति जो होती है सरकार के द्वारा। और अगर आपसे पूछे, दो तरह की पॉलिसी होती हैं आप जानते हैं, एक होती है फिस्कल पॉलिसी और दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को बनाती है सरकार, यानी राजकोषीय पॉलिसी को सरकार बनाती है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है या इसको हम बोलते हैं मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति को बनाता है कौन, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस याद रखेंगे, इसमें भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे आप एमएसपी बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके संदर्भ में कौन सा एक असत्य है। जो आपको गलत वाला है स्टेटमेंट वो चुनना है।
अगर आप बात करें इससे कृषि मूल्यों में स्थिरता आती है, तो ये तो सही है। इसमें जो है एग्रीकल्चर जो प्राइसेस हैं इसमें स्टेबिलिटी रहती है। गरीब वर्गों के लिए सस्ते खाद्यान्न तक जो है पहुंचने में सहायक है। एक तरीके से गरीब वर्गों के लिए जो सस्ता खाद्यान्न है वो भी पॉसिबल है। नेक्स्ट देखें, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन। इसमें देखिए जो एनकरेजमेंट टू दी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है ये नहीं हो पाता है इसके अंदर, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये नहीं हो पाता है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पारिस्थितिकी नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखें, नेक्स्ट देखेंगे, भारत में वर्तमान में मुद्रास्फीति मापन का हेडलाइन सूचकांक इनमें से कौन सा है? द हेडलाइन इंडेक्स ऑफ मेजरिंग इन्फ्लेशन को मापने के लिए हेडलाइन इंडेक्स क्या इस्तेमाल करते हैं हम, या आप जानते हैं ये होता है सीपीआई। सीपीआई को बोलते हैं उपभोक्ता यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, इसी को बोलते हैं हम क्या, सीपीआई या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आपको शॉर्ट फॉर्म में भी ऑप्शंस में दे सकता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान जिसे गाजी मलिक कहा जाता है इसमें से किस शासक का सेनाध्यक्ष रहा था? तो गाजी मलिक जो है ये किसका सेनाध्यक्ष था? ये अलाउद्दीन खिलजी का था। ऑप्शन सी सही रहेगा। आपसे ऐसे भी पूछ लेता है कि गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना की, तो आंसर सामने है आपके, तुगलक वंश। अगला देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट की बात करें तो एलोरा के जो गुहा मंदिर हैं या आप कह सकते हैं केव टेम्पल्स ऑफ एलोरा रिलेटेड विद, किसके साथ संबंधित है? ये कौन से रिलीजन से संबंधित है ये एलोरा की गुफाएं या मंदिर? तो किस रिलीजन को? एक्चुअली ये हिंदू धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है, यानी तीनों धर्म से ही संबंधित है ये एलोरा के मंदिर। और अगर आपसे पूछे ये कहाँ पर है, एलोरा की जो गुहा मंदिर है कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र राज्य में है। ये स्टेट की बात करेगा तो ये महाराष्ट्र की क्वेश्चन कॉमन है, आप जान चुके हैं। महाराष्ट्र में भी कहाँ? महाराष्ट्र में औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में औरंगाबाद में है एलोरा केव्स या एलोरा के जो मंदिर हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला रहेगा, लाला लाजपत राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक जो द पीपल है, द पीपल, इसका प्रकाशन किया था, ये तो ठीक है। अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका से इन्होंने यंग इंडिया का प्रकाशन किया था। यंग इंडिया का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो इसमें ऑप्शन ए ही सही रहेगा। अगला देखिए, अगला सवाल मैथ्स का है आपके लिए। किसी संख्या का 4/11 भाग उस संख्या से 49 कम है, वो संख्या बताइए आपको क्या होगी। देखिए कोई भी संख्या है, मान लीजिए एक्स वाई जेड, कुछ भी संख्या मान सकते हैं, मान लीजिए वो संख्या एक्स ही है। बोला है किसी संख्या का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, संख्या का 4/11 भाग उस संख्या से, यानी उस संख्या कौन सी? एक्स से 49 कम है, ठीक है। तो ये देखिए किसी संख्या का जो 4/11 भाग है वो उस संख्या से 49 कम है, यानी ये बातें दोनों बराबर दी हैं यहाँ पर, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इसमें जो x है, जो अननोन है, हमारी जो संख्या है जिनमें हमने x मानी है, उसको एक साइड ले आएंगे। x को जब आप एक साइड लेकर आओगे, इधर हो जाएगा 4x डिवाइड बाई 11 माइनस के x, इधर हो जाएगा -49। अब आप इसको सॉल्व करिए, इस साइड को जब आप सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा 4x, यहाँ पर नीचे 11 रहेगा और ये माइनस के 11x, ये हो गया इक्वल टू -49। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा? माइनस के 4x, ठीक है, नहीं ऊपर 4 नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये 11 है, तो ऊपर क्या बचेगा? 7x डिवाइड बाई 11 और ये क्या है? -49 है। आप क्या कर सकते हैं, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस 7 से ये 7 टाइम्स जाएगा और ये इधर 11 डिवाइड में है, इधर भेज देंगे 7 के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा? 7 × 11, ये संख्या हमारी क्या आ गई? 77, यानी 77। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका देखिए रीजनिंग का है या मैथ्स का कह सकते हैं इसको आप।
तो देखिए इसमें एक सीरीज़ दी हुई है, आपको यहाँ पर जो लुप्त संख्या है उसको बताना है कौन सी है। इसमें यहाँ पहले 101 दिया गया है, पहले आप प्लस वाला फिर माइनस वाला फिर मल्टीप्लाई फिर डिवाइड देखते हैं, ठीक है। पहले अगर हम देखें फिर स्क्वायर वाले भी हम इसमें चेक करते हैं, सारे पॉसिबिलिटीज़ हम देख लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ 101 है, यहाँ 100 है, यानी बहुत पास पास के अंक है, यानी डिफरेंस अगर आप देखें इसमें तो डिफरेंस कितने का है इसमें डिफरेंस 1 का है। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ के बाद आप इसको ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के बाद तो अगली संख्या दी ही नहीं, तो ये ज़्यादा दूर भी नहीं है। अगर आप इसको ऐसे कर ले 1 का स्क्वायर, यानी अगर 101 में से आप 100 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 को आप 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ आए, पीछे आए, इनमें से देखिए, इनमें आप चेक कीजिए, जो बाद के नंबर आपके पास नज़र आ रहे हैं 87 और 71, इसमें कितने का डिफरेंस है। इसमें आपको पता है ये 16 का डिफरेंस है, ठीक है। 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 को आप 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और अगर आप इन दोनों में देखें 71 और 46 में, इसमें 25 का डिफरेंस है, ठीक है। 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। अब आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ी है। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ 1 का स्क्वायर है, फिर यहाँ ब्लैंक, दूसरा यहाँ पर 4 का स्क्वायर है, फिर उसके बाद में कितने का है, 5 का स्क्वायर। यानी ये जाहिर सी बात है यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर वाली कंडीशन बनी होगी। तो इसके बाद में एक एक के गैप पर ये बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ भी 1 के गैप पे बढ़ा है। तो इसके बाद में क्या होगा, 2 का स्क्वायर अगर आप यहाँ पर रख कर देखिए, 2 का स्क्वायर रखिए, यहाँ पर 2 का स्क्वायर रखेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर रख करके इसमें से घटा देना है प्रीवियस नंबर में से, क्योंकि हमने 1 का स्क्वायर रखा और इसमें से घटा दिया तभी तो 100 मिला। अब हम 100 में से क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करने के बाद में इसमें से 100 में से घटा देंगे तो 96 बचेगा, ठीक। अब 96 और 87 का डिफरेंस आप देखिए कितना है, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है। अगर हम इसमें कितना ऐड कर दें, इसमें हम 9 ऐड कर दें, या इसमें से हम क्या कर दें, 9 घटा दें, यानी 3 का स्क्वायर घटा दें तो हमें 87 मिल जाएगा। तो ये पूरी सीरीज़ क्या थी, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये सब घटा दिए थे हमने। इसका आंसर आप कर सकते हैं 96, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 96। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। यदि आप पंक्ति के, एक रो है, एक पंक्ति के दोनों सिरों से 9वें स्थान पर हैं, 9th प्लेस पर हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं आपको बताना है। मान लीजिए कोई एक पंक्ति है, ये एक पंक्ति है, इसमें क्या है, आप जो है 9th पोजीशन पर खड़े हैं। यहाँ पर कोई पोजीशन बता दी आपकी, आप बोला है दोनों सिरों से, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, इस सिरे से भी आप 9वें स्थान पर हैं और इस सिरे से भी आप 9वें स्थान पर हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप यहाँ 9वें स्थान पर हैं इस सिरे से, तो इस सिरे से आपसे पहले कितने लोग रहे होंगे, यहाँ पर आपसे पहले 8 लोग रहे होंगे, ठीक है। यानी आपसे पहले 8 हैं, और इधर से भी आप 9वें स्थान पर हैं, तो यहाँ से भी यहाँ तक कितने लोग रहे होंगे, 8 लोग रहे होंगे, और एक खुद की पोजीशन आपकी यहाँ पर है। तो इस पंक्ति में आप गिन सकते हैं कितने हो गए भाई, 8 आपसे पहले हो गए इधर से, और 8 आपसे ये वाले हो गए, तो 8 और 8 16 तो यही हो गए, 8 और 8 16 तो यही हो गए, और एक आप खुद को भी तो लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 8 और 8 16 और एक 17, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोटल पंक्ति में कितने हैं, सी ऑप्शन 17 है। अगला सवाल, सवाल नंबर नेक्स्ट है, किसका निम्नलिखित में से कौन सी आपको बतानी है, इसमें से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। तो यहाँ पर 4 भिन्नें आपको दी गई हैं, 11/14 और 4/7, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 8/11, और अगली भिन्न क्या है, 7/10। इनमें से बताना है कौन सी बड़ी है। अभी एक ट्रिक बताएंगे जो आपको याद रखनी है, डायरेक्टली ये बता देंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन एक पैटर्न पर आते हैं अक्सर। ये पैटर्न किस तरह का होता है, यहाँ पर आप देखिए 11 और 14 में आपको पहली फ्रैक्शन अगर देखें, इसमें क्या है, पहले ऑप्शन में इसमें डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस चेक करिए, अंश और हर का डिफरेंस, अंश और हर का डिफरेंस यहाँ भी 3 ही है, और अंश और हर का डिफरेंस यहाँ भी 3 है, और अंश और हर का डिफरेंस यहाँ भी 3 है। जब आपको कभी ऐसा मिले सारे फ्रैक्शंस में डिफरेंस यानी अंश और हर का जो अंतर है अंकों का, वो तीन नहीं, मतलब सारी में सेम ही मिलेगा आपको, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, कुछ भी हो सकता है, लेकिन चारों में अगर सेम है और अंश और हर का अंतर जब समान है, तो हर अगर आपका बड़ा है, हर यहाँ पर देखिए जो हर आपका बड़ा होना चाहिए, किस में, हर बड़ा होना चाहिए, जो फ्रैक्शन है यहाँ पर अंश और हर में क्या है, हर बड़ा है, हर बड़ा है, हर बड़ा है। जब ऐसी कंडीशन आपको मीट कर रही हो, तो जो भिन्न इसमें, तो जिस भिन्न का अंश
और हर सबसे छोटा होगा। जिस भिन्न का अंश और हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। जिस भिन्न का अंश और हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी भिन्न। तो अंश और हर चेक कीजिए कौन सी भिन्न का सबसे बड़ा है। अगर आप इसको देखें, इसका अंश और हर इन चारों में सबसे बड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। अगर इसमें पूछ ले सबसे छोटी भिन्न, जिस भिन्न का अंश और हर दोनों इन चारों भिन्नों में आपस में सबसे छोटे हैं, वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो ये सबसे छोटी भिन्न हो गई। अगर आप इनको डिवीज़न करके देखेंगे तब भी आप कितना पाएंगे, ये आएगा डिवाइड करके 0.78, और ये कितना आएगा 4/7 कितना आएगा, ये 0.57। हमारा आंसर पहले आ चुका है, ये सिर्फ वेरिफिकेशन है आपके लिए। ये कितना है 0.70, और अगर आप 8/3 को देखें ये आएगा 0.72। तो इसमें आप देख पा रहे हैं बड़ी वाली भिन्न कौन सी है, ये है आपकी, ठीक। सबसे छोटी वाली कौन सी हो गई, ये। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब आपको क्या, एक तो यहाँ पर आपको उनके अंश और हर का अंतर अगर समान है, एक जैसा है, और अंश और हर जो है उसमें अंश छोटा है किससे, हर से। इस तरह से जब कभी मिलेगा क्वेश्चन में डायरेक्टली आंसर आप करोगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। यदि 1 मई 2000 को सोमवार का दिन था, मंडे था इस दिन, तो 31 जुलाई 2000 को कौन सा दिन था, आपको बताना है। तो ये सेम ही कैलेंडर दिया हुआ है आपको, एक ही कैलेंडर में लगभग 2-3 महीने का गैप है। अगर आप मई से स्टार्ट करते हैं तो 1 मई को दिया हुआ है, मई की अभी, मई कितने का होता है 31 का, लेकिन एक दिन पहले ही कंप्लीट हो चुका है इसमें। तो क्या है, एक दिन का ऑलरेडी मंडे है, तो इसमें कितने दिन बच रहे हैं मई में, अभी मई में बचे 30 दिन बाकी। उसके बाद आएगा जून का महीना, जून होता है 30 दिन का, तो जून के 30 दिन। और अगला क्या है, जुलाई, 31 जुलाई को कौन सा दिन, तो जुलाई में ये पूरे 31 दिन लगेंगे, ठीक है। तो इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे कितना होगा, ये 1 और ये 9, तो टोटल 19 आपको बताना है। 1 मई के बाद 91 दिन, 1 मई के बाद में 91st डे पर कौन सा दिन होगा। हमको जब ऐसा करना होता है तो आप क्या करते हैं, ऑड डेज निकालते हैं, इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, और यहाँ पर क्या बचा 2, 1 उतार लिया, 7 तिया 21। तो यहाँ पर क्या आ गया, शेषफल। जब कभी भी आप ऑड डेज 0 निकालते हैं तो जो दिन आपको दिया गया होता है वही डे होता है जब कभी भी ऑड डेज निकालना हो, और आपका जो रिमाइंडर है अगर ये 0 आ जाता है तो वो सेम दिन होगा जो दिन आपसे पूछ रहा है। 1 मई को सोमवार था तो 31 जुलाई को भी यहाँ सोमवार ही होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। यदि आप एक कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है ASHH, इसका अर्थ ब्राइट है, तो आपको बताना है डार्क शब्द का कोड क्या होगा। डार्क को आप कैसे कोडिंग कर सकते हैं, आपको यहाँ दिया गया है ASHHGU, और यहाँ पर आपको इसको ब्राइट लिखा हुआ है BRIGST। एक एक लेटर के लिए होगा। यहाँ पर देखिए ए के बाद बी कब आ सकता है, हमने पढ़ाया था ये आपको, ए से अगला ही टर्म क्या होता है, बी होता है। अगला ही लेटर ए से क्या हो, यानी +1 करके गए हैं बी पर। एस होता है 19 पर, आर होता है 18 पर, यानी आप ये कह सकते हैं कि एस से पहले क्या आता है, आर, यानी 1 माइनस करके गए हैं। और एच होता है 8 पर और आई होता है 9 पर, तो यानी हम 1 बढ़ा करके गए हैं। ऐसे ही हम क्या गए, किससे पहले, एच होता है 8 पर और जी होता है 7 पर, तो ये इसमें से 1 माइनस किया, यानी आपको जो पैटर्न नज़र आ रहा है वो +1 -1 का नज़र आ रहा है, +1 -1। तो आपको जो डार्क का कोड है वो इसी के बेसिस पे लिखना है, DARK। डार्क में भी आपको क्या लिखना है, +1, इसमें +1 कीजिए, इसमें -1 कीजिए, इसमें +1 कीजिए, इसमें -1 कीजिए। यानी डी से पहले आएगा सी, ए से पहले आएगा जेड, आर से पहले आएगा, यहाँ पर आर से पहले, सॉरी डार्क का बताना है। यहाँ पर साइन मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, माइनस है और यहाँ पर प्लस है। तो देखिए डी से पहला आएगा सी, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका बी आएगा यहाँ पर, और ये कितना हो गया, आर के बाद में -1, आर से जब आप -1 करेंगे, आर को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आर से RS, तो ये क्या हो गया, माइनस करेंगे तो Q आ जाएगा, और इसके बाद में अब ये L आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया CBQL, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर अगला है, मौर्योत्तर कालीन शासकों में
किस वंश के शासकों द्वारा सबसे पहले जो है प्रांतों में द्वैध शासन डायरकी जो है प्रणाली का प्रचलन किसने किया था? तो ये इसके साक्ष्य जो मिलते हैं वो कुषाणों के टाइम में मिलते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक शासक के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग ह्वेन से, ये 2 बार इसने भारत की यात्रा की थी, ये था कौन? आदित्य सेन। ऑप्शन आदित्य सेन, ऑप्शन बी अगला। निम्नलिखित में से किस एक विचारक ने अंग्रेजों द्वारा भारतीय संपदा के लिए किए जा रहे दोहन को ब्लीडिंग प्रोसेस कहा था? अच्छा क्वेश्चन है। तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले जो धन निष्कासन का सिद्धांत है, जिसको हम कहते हैं क्या? देखिए, दादा भाई नौरोजी का जो धन निष्कासन का सिद्धांत है, इसको जो है एक तरीके से वर्णन किया था, डिस्क्राइब किया था, और भारतीय संपदा जो तेज़ी से दोहन कर रहे थे अंग्रेज, तो इसको जो है ब्लीडिंग प्रोसेस कहा था। तो ये किसने कहा था? ये कार्ल मार्क्स ने कहा था ये स्टेटमेंट। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले क्या दिया था? धन निष्कासन का सिद्धांत। ठीक है, लेकिन इस बारे में अगर ब्लीडिंग प्रोसेस कहा था वो कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, भगत सिंह का जो दाह संस्कार था अंग्रेज़ों के द्वारा किस नदी के तट पर कर दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई थी और उनका अंतिम संस्कार जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा फिरोजपुर जिले की जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी के तट पर इनका अंतिम संस्कार किया गया था। अगला सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, किस एक गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पंजाब में टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था? टेनेंसी एक्ट लॉर्ड डफरिन के टाइम पर। ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन के टाइम पर आया था टेनेंसी एक्ट 1887 में। वर्ष याद रखिएगा, 1887। अगला चलिए, इस मॉक टेस्ट, इस मॉडल पेपर्स प्रैक्टिस सेट में हम इतने ही क्वेश्चंस को रहने देंगे, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।